सारी डब्बे तो खाली हैं, अब खाने में क्या बनाऊं? सुनीता चूल्हे के सामने बैठी राशन के खाली डिब्बों में कुछ राशन ढूंढ रही है और परेशान चेहरा लिए खुद से बातें कर रही है। हे भगवान, अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। माँ माँ भूख लगी है चिल्लाते हुए। कुछ भी नहीं बचा है खाना बनाने के लिए और पैसे भी नहीं बचे हैं। अब क्या करूं? सुनीता खाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी सुनीता के दोनों बच्चे आते हैं, 12 साल का राहुल और 10 साल की पायल। माँ 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 माँ, क्या हुआ बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, पापा से कहकर एक स्वेटर दिला दो ना। हाँ माँ, हम दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। राहुल और पायल के मुरझाए हुए चेहरों पर ठंड की मार और भूख साफ नजर आ रही थी। अगर ठंड लग रही है तो दादी से कहकर लकड़ियां जलाकर आग तापो। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े मंगवा दूंगी और कुछ देर में मैं तुम्हें खाना बनाकर आवाज देती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, जब पापा आएंगे तो मेरे लिए पिंक कलर की स्वेटर मंगवा देना। हाँ मेरी प्यारी बच्चों, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दोनों बच्चे बाहर अपनी दादी सुगंधा के पास आग तापने चले जाते हैं। वहीं सुनीता रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे। आज हमारे घर में राशन तक नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं है और अभी तो ठंड के पूरे 2 महीने बाकी है। सुनीता रोते हुए सोच ही रही थी कि क्या करें, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ऐसा करती हूँ, आज के लिए थोड़ा आटा उर्मिला चाची के घर से मांग लेती हूँ, गरम गरम रोटी नमक तेल लगाकर खा लेंगे। इतना सोचकर सुनीता अपने घर से एक कटोरी पल्लू में छुपाकर ठंडी हवाओं में कांपते हुए अपनी पड़ोसन उर्मिला के घर जाती है। उर्मिला चाची, सुमन बहन, कोई है? सुनीता अपनी पड़ोसन को बुलाते हुए दरवाजा खटखटाने लगती है। वहीं अंदर बैठी सुमन अपनी सास उर्मिला से कहती है, जरूर आज भी कुछ मांगने ही आई होगी, जब देखो कुछ न कुछ मांगती रहती है। सुमन के ऐसा कहने पर उर्मिला जाकर दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इतना? चाची, वो घर में आटा खत्म हो गया है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और उनके पापा भी अभी घर नहीं आए हैं। एक कटोरी आटा मिल जाता तो बच्चों के लिए कुछ खाना बना लेती। इतना कहकर सुनीता अपने पल्लू में छुपाई हुई कटोरी आगे बढ़ाती है। तभी उर्मिला के पीछे से उसकी बहू सुमन आ जाती है। आई बड़ी, आटा वापस कर दूंगी। तुम्हारे घर में कभी आटा रहता है? ठंड बढ़ने के बाद जब से तेरे पति की बर्फ फैक्ट्री में नौकरी लगी है, तब से तुम लोगों के घर में कुछ रहता है? आज मेरे पति को कुछ न कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे, मैं तुम्हें आटा वापस कर दूंगी। इतना कहकर सुनीता अपने आत्मसम्मान को कुचलते हुए कटोरी उर्मिला के आगे बढ़ाती है। उर्मिला सुनीता के हाथ से कटोरी लेकर कहती है, ला दे कटोरी, और कुछ वापस करने की जरूरत नहीं है, अपने पति को कमाने भेजा कर। उर्मिला अंदर आती है, कटोरी में आटा लाती है। सुनीता उर्मिला के हाथों से आटा लेकर कांपते हुए अपने घर चली आती है। भगवान का शुक्र है, उर्मिला चाची की जुबान थोड़ी कड़वी है, पर जरूरत पड़ने पर मदद कर देती है। सुनीता आटा गूंथती है और रोटी बनाना शुरू करती है। सुनीता का पति राजेंद्र ठंड से पहले एक बर्फ फैक्ट्री में काम किया करता था, जिससे इस गरीब घर का गुजारा चलता था। पर ठंड आने की वजह से फैक्ट्री में से कई मजदूरों को निकाल दिया गया, जिनमें से एक राजेंद्र भी था। अब राजेंद्र यहाँ वहाँ काम ढूंढता फिरता है, पर उसे अब तक कोई काम नहीं मिला और घर की जमा पूंजी भी सब खत्म हो चुकी है। खाना तो तैयार हो गया है, सबको बुला लेती हूँ। माँ जी, बच्चों, खाना तैयार हो गया है, अंदर आ जाइए आप लोग। सुनीता दोपहर की धूप में बैठे अपने ससुर रामलाल, सास सुगंधा और अपने दोनों बच्चों को घर में खाने के लिए बुलाती है। अरे चलो चलो, घर में चलो, बहू ने खाना तैयार कर लिया। पूरा परिवार पालती मारकर बैठता है। सुनीता सबको रोटी और नमक और तेल लगाकर परोसती है। माँ, मुझे रोटी नमक तेल नहीं खाना। कुछ अच्छा बनाओ ना माँ। ऐसा नहीं कहते बच्चों, अन्न का नादर मत करो, अभी जो बना है वो खा लो। दोनों बच्चे और पूरा परिवार रोटी नमक तेल खाना शुरू करता है। वो लोग अभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर में एक बढ़िया खुशबू आती है। अरे माँ, कितनी बढ़िया खुशबू है। माँ, ये किस चीज की खुशबू है? बहुत अच्छी लग रही है।
बच्चों के ऐसा कहने पर पास बैठी सुगंधा खुशबू को पहचानते हुए कहती है, अरे बच्चों, ये खुशबू तो सरसों के साग की है। ऐसी मीठी मधुर सुगंध सिर्फ सरसों के साग में ही होती है। सुनीता की पड़ोसन के घर में सरसों का साग और मक्के की रोटी बन रही थी, जिसकी खुशबू सुनीता के घर में आ रही थी। सुगंधा के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर बच्चे कहते हैं, माँ मुझे भी ये टेस्टी सरसों का साग खाना है। यहाँ आटे दाल चावल के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, अब महंगा सरसों का साग इन्हें कैसे खिलाऊंगी। बच्चों, अभी तुम खाना खाओ, जब तुम्हारे पापा के पास पैसे आएंगे तब मैं तुम्हारे लिए सरसों का साग बना दूंगी। सुनीता की बात सुनकर बच्चे रोटी नमक तेल खाने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद बच्चे दोबारा पूछते हैं, दादी ये सरसों का साग भात से खाते हैं या रोटी से खाते हैं? वैसे तो सरसों का साग रोटी और भात दोनों से खाते हैं, पर सरसों के साग का जो मजा मक्के की रोटी के साथ आता है ना, वो मजा भात या गेहूं की रोटी के साथ नहीं आता है। सुगंधा के मुंह से सरसों का साग और मक्के की रोटी की इतनी तारीफ सुनकर बच्चे दोबारा जिद करना शुरू कर देते हैं। माँ तुम कल ही सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना। हाँ माँ, मुझे भी कल ही सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। बच्चे लगातार चिल्लाते हुए जिद कर रहे होते हैं। माँ सरसों का साग और मक्के की रोटी है। सरसों का साग मक्के की रोटी। बच्चों को एक ही रट में चिल्लाते देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। सुनीता की डांट सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए चले जाते हैं और सुनीता की आंखें भी भर जाती हैं। माँ जी, मैं अपने बच्चों को और रोता नहीं देख सकती। उनके पास ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, पर खाना तो उन्हें अच्छा मिलना चाहिए ना। मैं कहीं न कहीं काम करके अपने बच्चों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। अहो, हमारे खानदान में बहुएं काम नहीं करती। तो आप लोग ही कुछ करके मेरे बच्चों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी का इंतजाम कीजिए। यह बात तुम अपने निकम्मे पति को क्यों नहीं कहती? अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी नौकरी चली गई, अब इसमें उनकी क्या गलती है? अरे इस बुढ़ापे में वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकता, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता। निकम्मा न कहूँ तो और क्या कहूँ। रामलाल की सारी कड़वी बातें राजेंद्र दरवाजे पर खड़ा सुन रहा होता है। वहीं सुनीता रामलाल से कहती है, वो हर रोज काम ढूंढने जाते हैं और अब उन्हें काम नहीं मिलता, तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। सुनीता को अपने पक्ष में बोलता देखकर राजेंद्र की आंखें भर आती हैं और वो आगे आकर कहता है, सुनीता, ये तुम किस तरह पिताजी से बात कर रही हो? क्या गलत कह रही हैं? मैं ही निकम्मा नालायक हूँ जो अपने बूढ़े माँ बाप का और छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता हूँ। इतना कहकर राजेंद्र रोते हुए घर से निकल जाता है। राजेंद्र की बात सुनकर सुगंधा और सुनीता भी रोने लगते हैं। राजेंद्र को गए हुए काफी समय बीत जाता है। दोपहर शाम में और शाम रात में बदल जाती है, पर राजेंद्र घर वापस नहीं आता है। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? अब तक वापस नहीं आया। आपकी बातें सुनकर ही मेरा जवान बेटा अब तक घर नहीं लौटा है। जाइए उसे लेकर आइए। रामलाल को खुद की बातों पर अफसोस शुरू हो जाता है। वहीं सुनीता रोते हुए अपने परिवार से कहती है, घर से जाते समय वो बहुत दुखी थे, अब मुझे डर लगने लगा है। मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। इतना कहकर सुनीता तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। सुनीता कांपते हुए चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगती है। कहाँ चले गए हैं ये? कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। राजेंद्र को बहुत ढूंढने पर भी जब राजेंद्र नहीं मिलता तब सुनीता रोने लगती है। इतनी ठंड बढ़ गई है ना जाने कहाँ चले गए हैं। आसपास सभी जगह देख लिया, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, या फिर कहीं उन्होंने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। इसी तरह खुद से बातें करती ठंडी हवा में कांपते हुए सुनीता दूसरे शहर के जंगल की तरफ पहुंच जाती है और अपने पति को जोरों से आवाज लगाने लगती है। राहुल के पापा, ए जी, मैं सुनीता, राहुल के पापा। सुनीता रोते हुए जंगल के एक खलिहान में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे बच्चे। अपने बच्चों और पति को पुकारती हुई सुनीता ठंड में रोते हुए बेहोश हो जाती है। आज तो सरसों के साग में थोड़ा घी भी डाल दूंगी। अच्छा भगवान, जैसे मन करे वैसे बनाना, पर पहले साग लेकर यहाँ से चलो। अरे बहुत ठंड है।
दोनों पति पत्नी जंगल के बगीचे से सरसों का साग तोड़ने लगते हैं। तभी उमेश की नजर बेहोश सुनीता पर पड़ती है। अरे भगवान, यहाँ देखो, कोई औरत बेहोश पड़ी है। उमेश और राधिका पेड़ के नीचे बेहोश सुनीता के पास जाते हैं। सुनीता ठंड से कांप रही होती है और बेहोशी की हालत में भी अपने बच्चों का नाम पुकार रही होती है। राहुल, पायल, राहुल, पायल। लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गई है, इसे अपने घर ले चलते हैं। दोनों पति पत्नी बेहोश सुनीता को अपने घर ले आते हैं और बिस्तर पर लिटाकर मोटी रजाई उड़ाते हैं। राधिका, तुम काढ़ा बनाओ, मैं थोड़ी सी अंगीठी जला देता हूँ। राधिका सुनीता के लिए काढ़ा तैयार करती है और उमेश सुनीता के बिस्तर के पास अंगीठी जलाता है। थोड़ी देर में सुनीता को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उठ गई बेटी, लो काढ़ा पी लो। मैं यहाँ कैसे आ गई? आप लोग कौन हैं? तुम हमें जंगल के बगीचे में बेहोश मिली, ठंड से कांपता देख हम तुम्हें अपने घर ले आए हैं। सुनीता को बीती रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और सुनीता रोने लगती है। सुनीता को रोते देखकर राधिका पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? जंगल में भी तुम किसी का नाम बड़बड़ा रही थी। कल दोपहर मेरे पति रोते हुए घर से निकले और रात तक वापस नहीं आए। मैं उन्हें ही ढूंढने निकली थी, पर वो मुझे नहीं मिले, न जाने कहाँ चले गए हैं। सुनीता रोते हुए बीती रात की सारी बातें राधिका और उमेश को बताती है। साथ ही उसके पति की नौकरी कैसे गई और उनके घर की क्या अवस्था है, सारी बातें वो बताती है। भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, ये थोड़ा सरसों का साग और मक्के की रोटी है, आज सुबह ही बनाई है। तूने बताया था तेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, ये तेरे बच्चों के लिए। सुनीता मुस्कुराते हुए राधिका से सरसों का साग और मक्के की रोटी ले लेती है और अपने घर के लिए निकलती है। कुछ देर चलने के बाद सुनीता अपने घर पहुंच जाती है। बहू, राजेंद्र मिला तुझे? नहीं माँ जी, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। अरे रात भर कहाँ चली गई थी बहू? मैं तो डर गया था। बेटा तो गया, कहीं बहू भी? रामलाल अपने शब्द रोक देता है और सुनीता पिछली रात की सारी कहानी अपने परिवार वालों को बताती है। साथ ही किस तरह राधिका और उमेश ने उसे बचाया ये भी बताती है। और ये सरसों का साग और मक्के की रोटी भी उन्होंने ही दी हमारे बच्चों के लिए। माँ, सरसों का साग और मक्के की रोटी है। दोना माँ, कल रात से कुछ नहीं खाया है। सुनीता अपने बच्चों और पूरे परिवार को सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाती है। माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। पापा कहाँ है? उनसे कहना कि कल भी सरसों का साग और मक्की की रोटी ले आएंगे। हाँ बेटा, जरूर, तुम लोग खाओ। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। पड़ोसियों की मदद से कुछ बच्चों का पेट भरता है, पर अब उनकी भी आस खत्म हो जाती है और राजेंद्र का भी कुछ पता नहीं चलता। आज 3 दिन बीत गए हैं, न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। आपके ताने की वजह से ही मेरा बेटा भागा है। जब वो था कहीं न कहीं से 2-3 दिनों में कुछ पैसे कमा लेता था, पर जब से वो गया है कोई हमें उधार भी नहीं देना चाहता। कड़ाके की ठंड में बूढ़े सुगंधा और रामलाल को सही खाना न मिलने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी और बच्चे भी कमजोर होते जा रहे थे। माँ जी, मुझे लगता है हम लोगों को ही अपने घर के हालातों को संभालना पड़ेगा, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर सुनीता रोती हुई घर के बाहर अपनी सहेली ट्विंकल से मिलती है और उसके परिवार की सारी कहानी उसे बताती है। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? अब तो एक ही रास्ता है, मैं कोई काम शुरू करूं, पर समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। परेशान मत हो, तू बाजार जा, वहां तुझे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ट्विंकल की बात मानकर सुनीता तुरंत ही पास के बाजार में अपने बेटे राहुल के साथ जाती है। बाजार में ठंडी हवाएं चल रही थी, पर नाश्ते और खाने पीने के ठेलों पर भीड़ बहुत थी। आज तो बाजार में बहुत भीड़ है। अगर बाजार में ही किसी के पास काम कर लूं तो आज रात के खाने के पैसे हो जाएंगे। सुनीता क्या करे ये सोच रही थी, तभी राहुल सुनीता से कहता है, माँ, वो देखो मोमो खिलाओ ना। नहीं बेटा, मोमो अच्छी चीज नहीं होती है। अच्छा तो माँ, पाव भाजी खिला दो ना। नहीं बेटा, हम यहाँ काम ढूंढने आए हैं, खाने पीने नहीं। माँ, मैं काम कर लूँगा, पहले पानी पूरी खिला दो। राहुल बाजार में बिक रहे सभी स्ट्रीट फूड को देखकर खाने की जिद करने लगता है। नहीं बेटा, इनमें से एक भी अच्छी चीज नहीं है। माँ, तुम्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोमो अच्छे नहीं लगते, पाव भाजी अच्छी नहीं लगती, पानी पूरी अच्छी नहीं लगती, तो जो अच्छा लगता है वो खिला दो। बाजार में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें तबीयत खराब करती हैं।
सुनीता के डांटने से राहुल चुप हो जाता है, पर सुनीता को अपनी ही बात से कुछ ख्याल आता है। सच में बाजार में कुछ भी हेल्दी चीज नहीं है। जो भी चीजें हैं स्वास्थ्य को खराब करने वाली हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बेचूं जो हेल्दी भी हो और लोगों को पसंद भी आए, पर क्या? सुनीता बीच बाजार में खड़े होकर सोचने लगती है कि क्या बेच सकते हैं। हाँ, ठंड में सभी को साग बहुत पसंद आता है। अगर मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचूं तो, और ये हेल्दी भी होते हैं और सरसों का साग खाने में टेस्टी भी लगता है। राहुल सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएगा? हाँ जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। सुनीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत राहुल को लेकर राधिका और उमेश के घर पहुंचती है। अरे सुनीता बेटी, तुम कहो कैसे आना हुआ? माँ जी आपने बहुत मदद की, एक मदद और कीजिए, मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना सिखाइए। हाँ बेटी जरूर, तू अंदर आ, मैं खाना बनाने ही जा रही थी, पर आज खाना तू बना। सुनीता राधिका के घर में जाती है और राधिका जैसे सिखाती है सुनीता वैसे ही सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है। वाह बेटी, तू तो अच्छा खाना बना लेती है। बस अब साग पक गया है, उतार दे। सुनीता राधिका के कहने पर चूल्हे पर से साग उतार देती है और सभी को खाना परोसती है। अरे वाह बेटी, तूने तो अपनी चाची से भी अच्छी साग बनाई है। ऐसी साग तो मेरी दादी बनाया करती थी। तेरे हाथों में तो मेरी दादी का स्वाद है। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना सिखाया। अब मैं घर चलती हूँ, धन्यवाद। सुनीता थोड़ी सी साग और मक्के की रोटी लेकर अपने घर चली आती है। बहू कुछ काम मिला बाजार में? नहीं माँ जी, काम तो नहीं मिला, पर निराश होने की बात नहीं है। आज रात का खाना है मेरे पास। जब काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से आया? सुनीता सिर्फ अपने आइडिया के बारे में न बताकर उसकी सारी कहानी बताती है। आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पहले खाना खा लीजिए। सुनीता अपने पूरे परिवार को अपने हाथों की बनी सरसों के साग और मक्के की रोटी खिलाती है। ये तूने बनाया है? ऐसे सरसों की साग तो गांव के घरों में बनती है। आखिरी बार ऐसी सरसों का साग तेरी दादी सास ने बनाकर खिलाया था मुझे। उनके साथ ये स्वाद भी चला गया, पर तेरे हाथों के साग में वही स्वाद है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं बाजार में सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचूं। आज के पिज्जा बर्गर के जमाने में तेरी साग कौन खाएगा? जिस तरह आप लोगों को सरसों का साग और मक्के की रोटी पसंद आ रही है, उसी तरह दूसरों को भी तो पसंद आएगी। पर तू बेचने के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ से लाएगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है साग खरीदने के लिए। हमारे जमाने में तो लोग अपने खेतों में थोड़ी सी साग बो देते थे। जब मन किया गए तोड़ लाए और बना लिया। और मक्के का आटा तो कच्चे मक्के को पीस कर तैयार कर लेते थे, और आज तो इन्हीं देसी चीजों को कितना महंगा कर दिया है। बाजार में बिक रही सरसों के साग को भी तो खेत से लाया जाता है, और जिस खलिहान में मैं बेहोश हुई थी वहाँ राधिका चाची सरसों का साग लेने ही तो आई थी। खेत में बोए साग की बात सुनकर सुनीता को याद आता है कि जहाँ वो बेहोश हुई थी वहाँ थोड़ा सरसों का साग उगा हुआ था। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पता है सरसों का साग कहाँ मिलेगा। रात होते ही सुनीता अपने परिवार के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे सुनीता धुंध और ठंड में पास वाले स्थान जहाँ वो बेहोश हुई थी वहां पहुंचती है। कितनी ठंड है यहाँ, जल्दी से साग लेकर चलती हूँ। सुनीता कांपते हुए हाथों से सरसों का साग काटती है। सागों पर जमी ठंडी ओस उसके हाथों को सुन्न कर रही थी, पर किसी तरह साग तोड़कर सुनीता कांपते हुए घर पहुंचती है। अब जल्दी से साग तैयार कर लेती हूँ। सुनीता सरसों का साग बनाने लगती है और जो थोड़े पैसे उसके पास बचे थे उन पैसों से सस्ते कच्चे मक्के लाकर उसे पीसकर मक्के का आटा तैयार कर लेती है। माँ जी आशीर्वाद दीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ अपने बिजनेस की शुरुआत करने। सुनीता सुगंधा का आशीर्वाद लेती है और अपने बेटे राहुल के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में ठंडी हवाएं चल रही थी और लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है। सुनीता बाजार के एक कोने में चटाई बिछाकर सरसों का साग और मक्के की रोटी लेकर बैठ जाती है। इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊं, लेकिन जब इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ा इंतजार करती हूँ, कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा। ये सोचकर सुनीता बड़ी उम्मीद के साथ किसी ग्राहक के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और एक भी कस्टमर नहीं आता है। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। कहीं ये उम्मीद भी न टूट जाए। धीरे धीरे तो बाजार भी खाली होने लगा है और दुकानें भी बंद होने लगी हैं। रात होने के बावजूद सुनीता काफी देर तक वहां इंतजार करती है,
लेकिन जब कोई भी नहीं आता तो सुनीता वापस जाने लगती है कि तभी अरे बेटी, लगता है तुमने अपना स्टॉल बंद कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या काम है? बेटी, तुम शायद मक्के की रोटी और सरसों का साग बेच रही हो। हाँ हाँ, मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बेच रही हूँ। बेटी, एक प्लेट मेरे लिए भी निकाल दो। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ, ये लीजिए। सुनीता अपने पहले ग्राहक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत एक प्लेट मक्के की रोटी और सरसों का साग अपने पहले ग्राहक को देती है। वाह बेटी, क्या साग बनाया है, ये तो लाजवाब है। इसे कहते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। माँ, बहुत रात हो गई है, चलो घर चलते हैं, ठंड लग रही है और भूख भी। इस तरह तारीफ करते हुए ग्राहक सरसों का साग और मक्के की रोटी खाता है। फिर काफी रात होने पर सुनीता बची हुई रोटी और साग लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ, बहू तो उदास क्यों है? आज पूरे दिन में एक ही ग्राहक आया था, जिसकी वजह से सारा खाना बच गया है। कोई बात नहीं बहू, तो परेशान मत हो, एक दिन तेरी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। चल अभी हम लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं। पूरा परिवार साथ में बैठकर सरसों का साग और मक्के की रोटी खाता है और फिर ठंड में पूरा परिवार सो जाता है। कितनी ठंड लग रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी है। सुनीता सुबह के 5 बजे कांपते हुए ठंड में उसी खलिहान से साग तोड़ कर लाती है और घर का काम करने के बाद बेचने के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने लगती है। फिर अपने बेटे राहुल के साथ बाजार जाकर फिर से सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचना शुरू करती है, लेकिन आज भी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। क्या ही फायदा मेरे ठंड में इतनी मेहनत करने का, हर दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी बच जाती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं पर सुनीता अपनी मेहनत जारी रखती है, जिसका फल उसे मिलता है। एक दिन सुनीता का पहला ग्राहक दोबारा उसके पास आता है। अरे बेटी, पहचाना मुझे? हाँ चाचा, आप तो मेरे पहले ग्राहक हो। हाँ बेटी, आज भी बहुत भूख लगी है। यह सुनकर सुनीता तुरंत एक प्लेट सरसों का साग और मक्के की रोटी ग्राहक को देती है। आहा, वाह बेटी वाह, क्या साग है, इतना टेस्टी स्वादिष्ट साग तो मैंने आज तक नहीं खाया। सुनीता का पहला ग्राहक वहीं खड़े होकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हुए सरसों का साग और मक्के की रोटी की तारीफ करने लगता है। बेटी, तूने मुझे गांव की याद दिला दी। मक्के की रोटी और सरसों के साग की तारीफ सुनकर आसपास के ठेलों पर खा रहे लोगों का ध्यान सुनीता की मक्के की रोटी और सरसों के साग पर जाता है। अरे वो क्या खा रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, चलो हम भी खाकर देखते हैं। यह सुनकर धीरे धीरे काफी ग्राहक सुनीता के पास आ जाते हैं। आप ये क्या बेच रही हैं? ये मक्के की रोटी और सरसों का साग है, घी में बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अच्छा हेल्दी है तो हमें भी दे दीजिए, वैसे भी इतना अनहेल्दी खाना खाते हैं, कुछ तो हेल्दी खाएं। ये सोचकर सभी ग्राहक एक एक प्लेट मक्के की रोटी और सरसों का साग लेते हैं, जिसे खाते ही सभी को बहुत पसंद आता है। वाह, क्या खाना है, आहा, इतना टेस्टी, ऊपर से हेल्दी भी है। हमारे सामने इतना अच्छा हेल्दी खाना दिख रहा था और हमारा ध्यान भी नहीं था। अब तो रोज मैं यही खाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। इसी तरह वहां खड़े और भी ग्राहक सुनीता के खाने की तारीफ करने लगते हैं और सुनीता के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, मुझे भी एक प्लेट देना। अरे मुझे दीजिए 2 प्लेट। मेरी बेटी है साथ में, पहले मुझे दीजिए। 2 मुझे दीजिए जल्दी। इसी तरह धीरे धीरे सुनीता की बनाई सारी मक्के की रोटी और सरसों का साग बिक जाता है। साथ ही पूरे शहर में सुनीता के हाथों की मक्के की रोटी और सरसों के साग फेमस हो जाता है। माँ जी, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाई हूँ और पिताजी आपके लिए मैं नया शॉल लाई हूँ। माँ, मेरे लिए क्या लाई हो? तेरे लिए मैं लाया हूँ, ये देख, पिंक कलर की स्वेटर। आज मैं अपने पूरे परिवार के लिए नए नए कपड़े, स्वेटर और रजाइयाँ लेकर आई हूँ। सुनीता ने मक्के की रोटी और सरसों का साग बेचकर इतना मुनाफा कमाया कि आज उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बहू देख, मैं कहती थी ना, तो जरूर कामयाब होगी। हाँ माँ जी, ये आपका दिया हुआ ही आशीर्वाद है कि आज मैं मक्के की रोटी और सरसों के साग वाली सुनीता के नाम से जानी जाती हूँ। नहीं बहू, ये तेरी और राहुल की मेहनत का फल है। इस ठंड में तूने और राहुल ने जितनी मेहनत की है, भगवान ने उतना फल दिया है। हाँ पिताजी, पर अब मैंने सोचा है कि राहुल से दुकान पर काम नहीं करवाऊंगी, शहर के बड़े स्कूल में उसका दाखिला करवाऊंगी और जब वो बड़ा हो जाएगा अपना बिजनेस उसे सौंप दूंगी। सुनीता ने जो बिजनेस
चटाई से शुरू किया था, धीरे धीरे वो ठेले पर बेचने लगी और 1 महीने बाद ठेले का बिजनेस एक बड़ी दुकान में बदल गया। सुनीता सेठानी की तरह ग्राहकों से पैसे लेती और दुकान में काम करने वाले लोग ग्राहकों को सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाते और परोसते। कितनी प्लेट हुए इनके? भाभी 4 प्लेट। आपके 100 रुपए हुए। सुनीता अपने काउंटर से ग्राहकों की प्लेट पूछती, नौकर प्लेट बताते और सुनीता पैसे लेती। इसी तरह सुनीता का बिजनेस बड़े अच्छे से चलने लगा। काश आज राहुल के पिता ये सब देख पाते, उन्हें मुझ पर कितना गर्व होता। मैं सरसों का साग बनाती और वो ग्राहकों से पैसे लेते। एक दिन सुनीता अपनी दुकान के अंदर बैठी अपने पति राजेंद्र को याद कर रही होती है। तभी एक लंबी दाढ़ी मूछ वाला आदमी उसकी दुकान के पास आकर बेहोश हो जाता है। अरे देखो देखो कौन गिरा। मुझे बहुत भूख लगी है। सुनीता अपने नौकरों को भेज ही रही थी कि तभी जमीन पर गिरे आदमी की आवाज सुनकर सुनीता उठ खड़ी होती है। 1 मिनट, ये आवाज तो मेरे पति की है, उन्हें यहाँ लेकर आओ। दुकान के सामने गिरा आदमी और कोई नहीं राजेंद्र होता है। लंबी दाढ़ी मूछ के पीछे छुपे राजेंद्र के चेहरे और सूखे शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है। ये आपका क्या हाल हो गया है? आपने अपना क्या हाल बना लिया है? सुनीता राजेंद्र को घर ले जाती है, नहलाती है, दाढ़ी मूछ बाल बनवाती है और भरपेट सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाती है। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है। सुनीता अपनी कामयाबी की कहानी अपने पति को सुनाती है। राजेंद्र को अपनी पत्नी पर गर्व होता है और अब मक्के की रोटी सरसों के साग वाले होटल को राजेंद्र और सुनीता दोनों मिलकर संभालते हैं।